गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ईसीजी इंटरप्रिटेशन के बारे में। ईसीजी को कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों की ईसीजी इंटरप्रेट करने के लिए ईसीजी कैसे रिकॉर्ड होता है मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट बता दूं। एक पेशेंट होता है, लाइंग पोजीशन में पेशेंट होगा, उसके जो ईसीजी का टोटल 12 लीड होता है, 6 चेस्ट लीड होते हैं और 6 लिम्ब लीड होते हैं दोस्तों। तो जो 6 लिम्ब लीड और 6 चेस्ट लीड होते हैं वो चेस्ट लीड चेस्ट से अटैच होते हैं और लिम्ब लीड लिम्ब से अटैच होते हैं, पर 3 ही लिम्ब से अटैच होते हैं, 3 इनके बीच में अटैच होते हैं, जो दोनों मिला के 6 लीड हो जाएंगे। इसमें आता है AVL, AVR और AVF। देखिए दोस्तों, AVL, AVR, AVF का मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। L मतलब लेफ्ट, R मतलब राइट और AVF है ये। AVF मतलब फुट। ठीक है दोस्तों, तो जो AVL है वो लेफ्ट हैंड में रहेगा, AVR जो है वो राइट हैंड में रहेगा, जो AVF वो लेफ्ट फुट में रहता है दोस्तों। और इसी के बीच में ये लीड 1, लीड 2 और लीड 3 इसके बीच में कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा 6 चेस्ट लीड होते हैं, जिसमें V1, V2, V3, V4, V5, V6 आता है दोस्तों। तो ये टोटल मिला के 12 चेस्ट लीड हो गए, 12 लीड हो गए, जिसमें से 6 चेस्ट लीड है और 6 लिम्ब लीड है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं। ये एक मशीन से अटैच होता है, उस मशीन के अंदर एक ग्राफिकल पेपर होता है। उस ग्राफिकल पेपर का जो दोस्तों स्मॉल स्क्वायर होता है, वो एक स्मॉल स्क्वायर का जो लेंथ है वो 40 मिली सेकेंड होता है। मतलब जो एक स्मॉल स्क्वायर होगा उसका 40 मिली सेकेंड एक का लेंथ होता है। और एक स्मॉल स्क्वायर और ऐसे ही 25 स्मॉल स्क्वायर मिला के एक लार्ज स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, एक स्मॉल स्क्वायर का जो लेंथ है वो 40 मिली सेकेंड होता है, एक लार्ज स्क्वायर 25 स्मॉल स्क्वायर को बना के बनता है। और जो एक लार्ज स्क्वायर होता है उसमें 5 स्क्वायर होते हैं जो हॉरिजेंटली प्लेस होते हैं और 5 स्क्वायर जो होते हैं वो वर्टिकली प्लेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ईसीजी में जो ग्राफ है PQRST, वो PQRST कैसे और उनका काम क्या होता है, कैसे जनरेट होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होता है ना, वो SA नोड से इम्पल्स जनरेट होता है और वो AV नोड से होके वेंट्रिकल के पास तक जाता है। तो जो SA नोड से इम्पल्स जनरेट होगा वही इम्पल्स P वेव होता है। तो जो SA नोड से इम्पल्स जनरेट होता है उसका काम क्या होता है, वो एट्रियल को डीपोलराइज कराता है, मतलब एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो एट्रियल का डीपोलराइजेशन P वेव डिनोट करता है। और P वेव का जो वर्टिकल हाइट है वो 2.5 होता है लिम्ब लीड में और 1.5 होता है चेस्ट लीड में दोस्तों। और इसके अलावे इसका जो लेंथ है वो लेस देन 120 मिली सेकेंड से कम होता है और 3 स्मॉल स्क्वायर के अंदर इसको फिट हो जाना होता है। अगर इसमें से ये सारे पैरामीटर्स को P वेव मीट करता है तो P वेव नॉर्मल माना जाएगा, और अगर इसमें से किसी एक पैरामीटर को P वेव नहीं मीट करता है तो वो P वेव एबनॉर्मल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले P वेव को ही देखा जाता है क्योंकि ईसीजी में P वेव ही पहले आता है। उसके बाद दोस्तों आता है Q वेव। Q वेव में क्या है कि Q वेव का मतलब होता है सेप्टल का एक्टिवेशन, मतलब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल का एक्टिवेशन को P वेव डिनोट करता है। और इसका जो लेंथ है वो 40 मिली सेकेंड के कम होना चाहिए। अगर 40 मिली सेकेंड से ज़्यादा होता है तो ये प्रॉब्लम है, या फिर इसका जो वर्टिकल हाइट है वो 1 mm से ज़्यादा हो। अगर 1 mm से ज़्यादा होता है तो ये प्रॉब्लम है, अगर 1 mm से कम है तो फिर ये नॉर्मल Q वेव माना जाएगा। Q वेव को हमेशा हम लोग स्मॉल Q वेव से डिनोट करते हैं, बट सम केस होता है ऐसे जिसमें से हम Q वेव को लार्ज Q वेव से डिनोट करते हैं। तो जो लार्ज Q वेव होता है उसमें वर्टिकल हाइट 1 mm से ज़्यादा होता है दोस्तों। और ये डिनोट उन पेशेंट में होता है जो पोस्ट MI के पेशेंट होते हैं, जिनका सेल डेथ हो गया रहता है, मायोकार्डियल सेल का डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में जब ये MI का किसी को हार्ट अटैक आया है, उसके अगर आप ECG 1, 2, 3, 5, 6 महीना बाद कराते हैं तो उस पेशेंट को जो आप ECG देखेंगे तो उसमें Q वेव का जो वर्टिकल हाइट है वो 1 mm से ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, या फिर 1 स्मॉल स्क्वायर से आपको ज़्यादा में वो फिट आएगा, मतलब 2 स्मॉल स्क्वायर, 3 स्मॉल स्क्वायर, 4 स्मॉल स्क्वायर, 5 स्मॉल स्क्वायर, हो सकता है 10 स्मॉल स्क्वायर में आए, बट मोर देन 1 स्मॉल स्क्वायर में ही फिट आएगा अगर वो MI का पोस्ट MI का पेशेंट है। पर अगर प्री MI है, MI उसको नहीं है, किसी भी तरीके की कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 1 mm के अंदर में ही 1 स्मॉल स्क्वायर के अंदर में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर लिए Q वेव और P वेव, और Q वेव डिस्कस कर लिए। P वेव का मतलब होता है एट्रियल डिपोलराइजेशन, Q वेव का मतलब होता है सेप्टल एक्टिवेशन दोस्तों। अब आते हैं हम लोग QRS कम्प्लेक्स पे। देखिए QRS कम्प्लेक्स क्या है दोस्तों, QRS कम्प्लेक्स में आता है जो वेंट्रिकल होते हैं वो वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन QRS कम्प्लेक्स नोट करता है। तो जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब वेंट्रिकल डिपोलराइज हो रहा होगा, उस समय QRS कम्प्लेक्स बनता है। और जो QRS कम्प्लेक्स है इसका जो लेंथ है
वो लेंथ होना चाहिए 80 टू 120 मिली सेकेंड के अंदर इसको फिट हो जाना चाहिए। मतलब कि 2.5 स्मॉल स्क्वायर टू 3 स्मॉल स्क्वायर के अंदर में क्यूआरएस कम्प्लेक्स अगर फिट होता है तो उसको नॉर्मल माना जाएगा। किसी भी केस में क्यूआरएस कम्प्लेक्स मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर को कैरी करता है तो उसको ब्रॉड कम्प्लेक्स क्यूआरएस कम्प्लेक्स बोलते हैं, और अगर लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर को कंटेन करता है तो उसको बोलते हैं नैरो कम्प्लेक्स क्यूआरएस। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों जब क्यूआरएस कम्प्लेक्स बन रहा होता है ईसीजी पे, उसी मीन वाइल में जो पी वेव होता है उसका जब डिपोलराइजेशन होने के बाद क्यूआरएस कम्प्लेक्स बनता है तो क्यूआरएस कम्प्लेक्स मतलब वेंट्रिकुलर का डिपोलराइजेशन हो रहा है तो एट्रियम तो रिपोलराइज कर जाएगा उस समय। तो एट्रियम का रिपोलराइजेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा ग्राफ नहीं बन पाता है क्योंकि क्यूआरएस कम्प्लेक्स के पीछे ही पी वेव मतलब जो एट्रियल का रिपोलराइजेशन है वो चला जाता है और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ग्राफ नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों। अभी देखिए एसटी सेगमेंट जो होता है दोस्तों, एसटी सेगमेंट में आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट होता है। ये आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आते क्या है कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, टोटली कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, मतलब ब्लड हार्ट से पूरा बाहर जा चुका है, अब रिलैक्सेशन के फेज में आने वाला है। तो जब वेंट्रिकल रिपोलराइज करने वाला होता है उसी समय आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट बनते हैं, मतलब कोई वहाँ पे इम्पल्स एक्स्ट्रा जनरेट नहीं हो रहा था, वहाँ पे शांति होती है। उसके बाद टी वेव आता है और टी वेव जो होता है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को डिनोट करता है। और जो टी वेव का दोस्तों वर्टिकल हाइट है, टी वेव का वर्टिकल हाइट 10 mm होता है लिम्ब लीड में और चेस्ट लीड में, और 5 mm होता है लिम्ब लीड में। उसी तरीके से दोस्तों देखेंगे क्यूटी के इंटरवल को। क्यूटी का मतलब क्या है, जहाँ पे क्यू स्टार्ट होता है और जहाँ पे टी खत्म होता है उसको क्यूटी इंटरवल बोलते हैं। और क्यूटी में क्या क्या आ जाता है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स इटसेल्फ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कराता है और टी वेव जो है वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कराता है। तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन दोनों को मिला के इसको दोस्तों 9 से 11 स्मॉल स्क्वायर के अंदर में फिट हो जाना चाहिए। अगर 9 से 11 स्मॉल स्क्वायर के अंदर में फिट नहीं होता है तो एबनॉर्मलिटी आपको ये शो करेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग कि कैसे आप हार्ट रेट को कैलकुलेट करेंगे किसी भी ईसीजी पेपर को देख के या ईसीजी ग्राफ को देख के। तो हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखना होता है दोस्तों कि जो आर और आर के बीच का इंटरवल है वो कितना है। अगर आर और आर के बीच का इंटरवल, जैसे आप किसी भी ग्राफ को अगर आप देखते हैं तो जब ये आपका बना फिर पी क्यू आर एस टी, तो ये जो आर वेव है और ये जो आर वेव है इसके बीच में कितने लार्ज स्क्वायर आते हैं उसी को आपको काउंट करना होता है। और जितने लार्ज स्क्वायर आएंगे उससे आपको 300 में भाग दे देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका हार्ट रेट निकल के आ जाता है। आप देखिए कि 300 में अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते जाते हैं। अगर एक स्मॉल स्क्वायर आता है तो आपका जो हार्ट रेट हो जाएगा वो 300 पर बीट के हिसाब से हो जाएगा। आपका 300 पर मिनट आपको बीट करेगा आपका हार्ट। अगर ये जो लार्ज स्क्वायर है ये 2 हो जाएगा तो आपका जो हार्ट रेट है वो 150 पर मिनट के हिसाब से बीट करेगा। अगर ये 3 हो जाएगा तो हार्ट रेट 100 पर मिनट के हिसाब से बीट करेगा। 4 हो जाएगा तो हार्ट रेट आपका 75 पर मिनट के हिसाब से बीट करेगा दोस्तों। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे जैसे 6 हो जाएगा तो आपका हार्ट रेट 50 के हिसाब से बीट करेगा। अगर 7 हो जाएगा तो आपका हार्ट रेट 40 के हिसाब से बीट करेगा। दोस्तों देखिए क्या होता है ना कि जितने भी स्मॉल आर और आर के बीच में लार्ज स्क्वायर आएंगे उतना ही ब्रेडिकार्डिक पेशेंट होते जाएगा, और जितना कम आर और आर के बीच का लार्ज स्क्वायर आएगा, अगर एक लार्ज स्क्वायर आता है तो वो टेकीकार्डिया में हो जाएगा, 2 लार्ज स्क्वायर आता है वो भी टेकीकार्डिया में हो जाएगा, 3 लार्ज स्क्वायर नॉर्मल में आता है दोस्तों, 4 लार्ज स्क्वायर नॉर्मल में आता है और 5 लार्ज स्क्वायर नॉर्मल में आता है। फिर अगर 6-7 हो जाता है, मोर देन 5 टू आप उसको बोल सकते हो वो ब्रेडिकार्डिक होता है, और लेस देन 2 टेकीकार्डिक होता है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही।